आपकी कौन सी बात पर लोग यकीन करेंगे? आप जब चुनाव आता है तो बोल देते हो कि 8वां पे कमीशन देंगे, फिर उसके बाद 8 महीने की कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो जाते हो। कर्मचारियों को गुमराह करना बंद करिए। 1 अक्टूबर को आपको याद दिलाएंगे और वो अगर आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी तो 9 नवंबर को आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर कर्मचारियों का सैलाब आएगा, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहाँ गूंजेगा। एक बार फिर से पे कमीशन के गठन का ऐलान किया गया, लेकिन वो ऐलान अभी हवा ही है। 8 महीने बीत गए, तो शायद यही उनकी बुलेट ट्रेन है, मुझे लग रहा है इसी स्पीड से वो काम करते हैं। अभी इसके खिलाफ में हमने सरकार को पत्र लिखे, अभी कोई जवाब नहीं आया है। अभी 1 अक्टूबर को हम पूरे देश के 100 शहरों से हम बैलून छोड़ेंगे और उसमें हम अपनी फरियाद लिखेंगे। 8वां पे कमीशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, टीटी की अनिवार्यता जो लागू की गई है बैकडेट से, उन 3 मुद्दों पर भारत सरकार का ध्यान खींचने के लिए देश के 100 शहरों से हम बैलून छोड़ेंगे। आप समझोगे कि झूठे वायदों से काम नहीं चलेगा। ये 21वीं 22वीं सदी का भारत है, आप गुमराह नहीं कर सकते लोगों को। तो भाई कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन, कहाँ गई आपकी इजी गवर्नेंस कि उनको बोनस ना दिया जाए, उनको कोई गिफ्ट ना दिए जाएं, उनको कल को आप कहोगे उनके भत्ते बंद कर दो, परसों आप ये कहोगे कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बंद कर दो, तो आप ये क्यों नहीं कह देते सारे लोग देश छोड़ करके चले जाएं, आप ही मजे करो यहाँ। और ऐसा स्टेटमेंट इस लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कल को आप बोनस खत्म कर दोगे, कल को आप कहोगे कि हम डीए नहीं दे पा रहे। जब आप दे नहीं पा रहे हो तो सरकार में कर क्या रहे हो? आप सबसे पहले हमारी गर्दन काट रहे हो। लोगों का वर्क कल्चर प्रभावित होगा, काम ही नहीं करेंगे वो सोचेंगे तो भरोसा ही नहीं है सरकार कब निकाल देगी, कब सैलरी रोक देगी। आपने निकाला, आपने बोला है कि जीएसटी के मद में 95,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आया हुआ है, फिर आप हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये क्या है? ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा काले कानून वाली बात हो गई। आपका चाबुक लोगों को दिख नहीं रहा है विक्रांत जी, लेकिन आपका चाबुक उससे ज़्यादा पीड़ा लेकर के आ रहा है। और मैं तो कहूँगा ये राक्षसी आदेश है। जिन लोगों ने इस गजट को तैयार किया है उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना होगा कि आप ये क्या लिख रहे हो। नमस्कार, स्वतंत्र पर एक बार फिर हम जो सरकार ने 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा करके उसके बाद लग रहा है कि सरकार भूल गई है, उसी मुद्दे पर एक बार फिर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब। पटेल साहब, आप लोग और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं 8वें पे कमीशन का, कोई अता पता नहीं, कहाँ खो गया 8वां पे कमीशन? केवल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद भूल गई क्या सरकार? और 8वें पे कमीशन की बात कर रहे थे हम लोग कि कब आएगा कब नहीं आएगा, अब कह रहे हैं कि पीएसयूज को बोनस भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या चल क्या रहा है सरकार में? ये विक्रांत जी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं और 16 जनवरी को लिया गया फैसला, जब 16 जनवरी को माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 8वें पे कमीशन के गठन का मन बनाया है और हम उसकी घोषणा करते हैं 8वें पे कमीशन का गठन करेंगे और लोगों को 1 जनवरी से, ड्यू डेट से 1 जनवरी 2026 से हम उनको 8वें पे कमीशन का बढ़ा हुआ लाभ देंगे। लेकिन अभी 8 महीने बीत गए हैं, उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। 8 महीनों में उन्होंने किया तो केवल इतना किया कि एक ही विज्ञापन को 3 बार निकाला कि ऑफिस सेटअप करने के लिए। तो जिस स्पीड में चल रहे हैं इनकी जो आपकी जो कह रहे थे बुलेट ट्रेन, तो शायद यही उनकी बुलेट ट्रेन है, मुझे लग रहा है इसी स्पीड से वो काम करते हैं। आप बात करते हैं कि इजी गवर्नेंस की, कहाँ है भाई इजी गवर्नेंस? अभी इसके खिलाफ में हमने सरकार को पत्र लिखे, अभी कोई जवाब नहीं आया है। हमने उनसे मीटिंग का अपॉइंटमेंट मांगा, अभी मीटिंग का अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। अभी 1 अक्टूबर को हम इसी वजह से, अभी 7-8 दिन बाकी हैं, मुश्किल से 7 दिन भी नहीं है बल्कि, तो 1 अक्टूबर को हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम पूरे देश के 100 शहरों से हम बैलून छोड़ेंगे और उसमें हम अपनी फरियाद लिखेंगे, हम अपनी डिमांड लिखेंगे। उन्होंने जो वादा किया है हम उस वादे को याद दिलाने के लिए 8वां पे कमीशन, ओल्ड पेंशन स्कीम और तीसरा हमारा एक और मुद्दा है जो अभी कर्मचारियों का शामिल हुआ है, जो टीटी की अनिवार्यता जो लागू की गई है बैकडेट से, उन 3 मुद्दों पर भारत सरकार का ध्यान खींचने के लिए देश के 100 शहरों से हम बैलून छोड़ेंगे। और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय कार्मिक मंत्री जी, आपको आपके किए गए वादे का ध्यान आएगा। आप समझोगे कि झूठे वायदों से काम नहीं चलेगा। ये 21वीं 22वीं सदी का भारत है, आप गुमराह नहीं कर सकते लोगों को। और आप खुद इतना बड़ा बात कर करके भूल जा रहे हो। आपकी कौन सी बात पर लोग यकीन करेंगे? आप जब चुनाव आता है तो बोल देते हो कि 8वां पे कमीशन देंगे, फिर उसके बाद 8 महीने की कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो जाते हो। ये ठीक नहीं है। कर्मचारियों को गुमराह करना बंद करिए और हर हाल में
आप सितंबर माह में आप पे कमीशन का ऑफिशियली गठन कीजिए, नहीं तो अभी हम 1 अक्टूबर को आपको याद दिलाएंगे और वो अगर आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी तो 9 नवंबर को आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर कर्मचारियों का सैलाब आएगा, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहाँ गूंजेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि यही बुलेट की रफ्तार है। लग रहा है जो बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जाते हैं हमें, अब वो खच्चर गाड़ी से भी धीमी रफ्तार उसकी हो गई है। क्योंकि आपने कहा कि केवल 3 बार विज्ञापन निकले, ये हमने देखा कि विज्ञापन निकले, उस पर भी कोई आगे बढ़ते हुए तो कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी नहीं हुआ विक्रांत जी। ये बड़े अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ये मानते हैं कि बड़े कड़क और बड़े बोल्ड ऐतिहासिक फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने फैसला लिया, उनके समय में एनपीएस में बदलाव हुआ, 10 से 14% हुआ। उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू हुआ। उन्हीं के समय में 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया और अब उन्हीं के नेतृत्व में एक बार फिर से पे कमीशन के गठन का ऐलान किया गया। लेकिन वो ऐलान अभी हवा ही है, 8 महीने बीत गए, जबकि 1 जनवरी से ड्यू है। अब तो 100 दिन भी नहीं बचे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 90 दिन बचे हैं मुश्किल से 90 दिन। तो भाई कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन, कहाँ गई आपकी इजी गवर्नेंस? ये बड़ा मतलब जो है विचलित करने वाला है। और अभी आप कह रहे हो कि पीएसयू का बोनस ख़त्म कर देंगे। भाई क्यों ख़त्म कर देंगे आप बोनस? आपने पीएसयू क्यों बनाया था? पीएसयू आपने इसलिए बनाया था, उनको बहुत ज़्यादा आपने ऑटोनॉमी दी कि जितना प्रोडक्शन आप करेंगे, जितना बेहतर आपके लोग काम करेंगे पीएसयू में काम करने वाले, उसके हिसाब से उनको सुविधाएं मिलेंगी, वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे। तो ये आप नहीं तय कर रहे थे, ये आपने उस ऑटोनोमस सेक्टर को या पीएसयू को पावर दी थी कि वो करेगा। आज आप उन कर्मचारियों पर ये थोप रहे हो कि उनको बोनस ना दिया जाए, उनको कोई गिफ्ट ना दिए जाएं, उनको कल को आप कहोगे उनके भत्ते बंद कर दो, परसों आप ये कहोगे कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बंद कर दो, अच्छा यहाँ छोड़ दो। परसों आप ये भी कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर में इतने से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं हो सकती हैं। तो आप ये क्यों नहीं कह देते सारे लोग देश छोड़ करके चले जाएँ, आप ही मज़े करो यहाँ? ये बहुत गलत बात है और ऐसा स्टेटमेंट इस लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, वित्त मंत्रालय इस पर पुनर्विचार करे। बहुत ज़्यादा ये मतलब जो है भयावह स्टेटमेंट है कि आप काम करने वालों की कार्य कुशलता को बजाय बढ़ाने के उसको घटाने का काम। देखिए कहीं पर भी ये होता है कि जैसे कुछ पीएसयू हमने देखे, कुछ पीएसयू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पीएसयू ऐसे भी हैं कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं पीएसयू, इससे तो वो उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी तो उत्साहित होंगे कि भाई जब हमें ना काम करने वालों के बराबर ही माना जा रहा है सरकार में, तो फिर काम करके क्या फ़ायदा। अभी देखिए विक्रांत जी, ये सरकार यही बात कर रही थी कि वर्क एफिशिएंसी, किसकी कितनी वर्क एफिशिएंसी है। आप 56 जे लेकर के आए, आपने कहा कि 50 साल से उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है और आप काम करने में अक्षम हैं, आपकी नौकरी भी 30 साल की हो चुकी है, आप कार्य नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो 56J1 के तहत आपको नौकरी से जबरिया रिटायरमेंट किया जाएगा, आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। किसी कर्मचारी ने विरोध नहीं किया, वैलिड पॉइंट है, काम नहीं कर रहा हटाओ उसको, हटा ही रहे हो आप उसको। फिर आप कह रहे इजी गवर्नेंस, सारे कर्मचारी आपके साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी आपदा आई 4 साल पहले, कोरोना। आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर को आप नहीं लगा सकते, आपने जब लगाना हुआ तो सब सरकारी कर्मचारी लगाए, चाहे वो शिक्षक थे, चाहे वो हॉस्पिटल के लोग थे और चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लोग थे। काम करने वाले लोग सरकारी थे। तब तो आपने किसी प्राइवेट को नहीं लगा पाए आप कि कोरोना में जाके जबरिया काम करो, नहीं लगा सकते, तब आप इन्हीं को इस्तेमाल करते हो। पीएसयू आज स्ट्रांग हुआ है तो किससे स्ट्रांग हुआ आप बताओ मुझे? काम करने वाले वहाँ के कर्मचारी हैं, वो तो सरकारी कर्मचारी नहीं है। पीएसयू सरकारी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट है, या कह लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकार के स्वामित्व में या सरकार के ऑटोनोमस बॉडी है, बातें मानते हैं। तो लेकिन अब वो जो बेहतर काम कर रहे थे उनको बेहतर रिवार्ड मिल रहे थे, आप कह रहे हो नहीं रिवार्ड नहीं, नो रिवार्ड, वर्क हार्ड एंड हार्ड बट नो रिवार्ड, नो रिगार्ड। ये कौन सी पॉलिसी है? कल को आप बोनस ख़त्म कर दोगे, कल को आप कहोगे कि हम डीए नहीं दे पा रहे। जब आप दे नहीं पा रहे हो तो सरकार में कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो आप सरकार में? हमने आपको इसलिए चुना, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो देश की तरक्की के लिए बहुत शानदार काम करे। आप सबसे पहले हमारी गर्दन काट रहे हो। लोगों का वर्क कल्चर प्रभावित होगा, काम ही नहीं करेंगे वो सोचेंगे तो भरोसा ही नहीं है, सरकार कब निकाल देगी, कब सैलरी रोक देगी, तो भरोसा नहीं बचेगा, तो काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने हमारे इस स्टेटमेंट को निकाला। अभी मैं देख रहा था राजस्थान पत्रिका में भी फ्रंट पेज पे हमारे स्टेटमेंट को दिया है। मैं राजस्थान पत्रिका का भी स्वागत और सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मुद्दे पर उन्होंने इसको
23 तारीख को ही उठाया और उसमें स्टेटमेंट भी दिया। मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, इस तरह की परंपरा मत डालिए। देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, देश आपके नेतृत्व में काम करना चाहता है, कर्मचारी आपके नेतृत्व में काम करना चाहता है, खुशी खुशी करना चाहता है, अपनी ताकत से 3 गुना ज़्यादा लगाना चाहता है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आपकी सरकार से ना आए जो उनके काम को, उनके मन को हतोत्साहित करें। ऐसा क्या हो रहा है मंजीत जी कि सरकारी कर्मचारी, जो आपने भी खुद भी कहा, इस सरकार का सबसे प्रबल कहा जाता था कि समर्थक वर्ग है, जो हमेशा आगे झंडा लेके खड़ा हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो वर्किंग कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, सबका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कई चीज़ों को लेकर के नाराजगी है। तो सरकार को भी तो ये दिखाई तो दे रहा होगा ना, आखिर क्या कारण है। यहाँ तक कह रहे हैं कि कई लोगों से हमने बात की, वो यहाँ तक कह देते हैं कि सरकार अब तानाशाही की तरह सरकारी कर्मचारियों के साथ काम कर रही है, व्यवहार कर रही है। जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विक्रांत जी कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कर्मचारियों का आंदोलन कब से चल रहा है। पहला बड़ा एकीकृत आंदोलन हम लोगों ने 2018 में किया, 30 अप्रैल 2018 को रामलीला मैदान में। हमारी केवल सिंगल डिमांड थी उस समय कि एनपीएस जस्टिफाइड स्कीम नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये ठीक वर्क नहीं कर रही है। ये केवल उनके लिए ठीक हो सकती है जिनकी 30-35 साल की नौकरी हो। जो बेचारे 15-20 साल उन्होंने डेली वेजेस में निकाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल में निकाला है, उसके बाद रेगुलर हुए, उनके लिए किसी काम की नहीं है, बल्कि और शोषणकारी है। तो बस हमारी इतनी सी डिमांड थी। वहाँ से आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। उसके बाद किसान आंदोलन आपने देखा, किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन के अलावा आप देखिए, फिर सरकार ने 18 महीने का डीए रोक दिया। किसी सरकारी कर्मचारी ने डीए के लिए आंदोलन नहीं किया। क्यों? क्योंकि 18 महीने के डीए के एरियर का कर्मचारियों ने ये माना कि देश के लोगों पर कल्याण के लिए वो दिया गया। किसी ने विरोध नहीं किया, सरकार ने नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। डीए के एरियर को लेकर के एक भी प्रदर्शन अगर दिल्ली में हुआ हो तो बता दीजिए। नहीं किया हम लोगों ने कहा अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो एरियर मत रोको, इतनी सी बात है। जब आप एक तरफ कह रहे हो हम देश की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, कह रहे हो आपने निकाला, आपने बोला है कि जीएसटी के मद में 95,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आया हुआ है, फिर आप हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो, अभी आपने जीएसटी को जो है उसमें कटौती की है। क्यों कटौती की है? आपको अब एहसास हुआ 10 साल के बाद कि जीएसटी की दरें जो है गैर मानवीय थी, वो ठीक नहीं थी, तब आपने कटौती की। चलो ठीक है, हम कटौती का स्वागत कर रहे हैं कि आपने जीएसटी के दरों में कटौती की, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी डीए अगर दिया जा सकता है, उस 95,000 करोड़ में से केवल 3200 करोड़ रुपए का हमारा डीए का एरियर है, वो भी आप नहीं दे रहे हो। अब कल को आप आगे आने वाले समय में कह रहे हो कि हम वेतन भत्ते नहीं देंगे, हम बोनस नहीं देंगे, हम कोई गिफ्ट परंपरा का नहीं रखेंगे। तो ये क्या है? ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा काले कानून वाली बात हो गई। ये तो इससे तो बेहतर अंग्रेज़ थे कि चाबुक मार मार के काम करा रहे थे। आपका चाबुक लोगों को दिख नहीं रहा है विक्रांत जी, लेकिन आपका चाबुक उससे ज़्यादा पीड़ा लेकर के आ रहा है। अभी लोग डिमांड कर रहे हैं, आपने यूपीएस बनाई 1.5 साल काम करने के बाद, वो किसी काम की नहीं है। आप कह रहे हो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो 20 साल में, लेकिन पेंशन हम आपको देंगे अगले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। आप बताओ दुनिया में कौन सा ऐसी जस्टिस व्यवस्था है जो इसको जस्टिफाइड ठहरा सकती है? वो ये कहे कि हम आज आपको रिटायरमेंट दे रहे हैं, वॉलंटरी आप चले जाओ रिटायरमेंट लेके, लेकिन पेंशन देना शुरू करेंगे 15 साल के बाद। अरे भाई 15 साल हम कैसे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? तो हम क्या इंजेक्शन दे दोगे कोई हमें कि हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं ओढ़ेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? कैसे जिएगा? तो ये मतलब जो है अमानुषिक क्रियाएं हैं, अमानुषिक आदेश हैं, और मैं तो कहूँगा ये राक्षसी आदेश हैं। जिन लोगों ने इस गजट को तैयार किया है उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना होगा कि आप ये क्या लिख रहे हो। आप इंसान नहीं हो सकते, ऐसा लिखने वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तो हम ये बात सरकार को याद दिलाना चाहते हैं। अभी हम 1 अक्टूबर को पूरे देश के 100 शहरों से बैलून छोड़ करके शांतिमय ढंग से सरकार तक ये संदेश भेजना चाहते हैं। ये कौन कौन से हैं? नहीं तो इससे आंदोलन, आप कह रहे हो कि आंदोलन जी भी, आंदोलन तो बढ़ेंगे ही। लोग परेशान हैं भाई, इसलिए आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन ऐसे नहीं हो जाता। एक आंदोलन को तैयार करने में 3-4 महीने की ताकत लगती है। लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे हक आज मारे गए तो आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा, वो उसी गैर हक में बिना हक के जिएगी। अगर आप किसी जानवर को उसके गले में जंजीर बांध करके रखते हो, जब हाथी को, तो उसका जब बच्चा पैदा होगा उसने देखा उसका बाप या उसका जो पूर्वज है वो जंजीर से बंधा हुआ है, तो वो जंजीर को ही अपनी नियति मानेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। और अगर ऐसा होता तो हम आज भी गुलाम होते, चाहे वो अंग्रेज़ों के होते या जो मिडिवल कंट्रीज़ के जो शासक थे उनके गुलाम होते, लेकिन होते गुलाम। ये प्रथा तोड़नी होगी, वेलफेयर में काम करना होगा, सरकार को अपना दिल बड़ा करना होगा
उसको ये दिखाना होगा कि सरकार कर्मचारियों की दुश्मन नहीं है। ये परंपरा कर्मचारियों के मन में भरी जा रही है, लगातार भर रही है कि कर्मचारी ये समझ रहा है कि ये वाली पर्टिकुलर जो सरकार है वो कर्मचारियों के हित में नहीं बोलती, बल्कि उनका शोषण करती है। हम जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आना होगा, खुद उन्हें बोलना होगा कि कर्मचारियों के वेलफेयर में कोई कटौती ना हो, कोई उनके वेतन भत्ते, कोई उनके बोनस रोके ना जाएं, वो चाहे पीएसयू के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे ऑटोनोमस के हों। हम लोग नवरात्र का दिन चल रहे हैं, बड़े ही पाक पवित्र दिन है और बगल में रामलीला भी हो रही है। अभी 2-4 दिन बाद यहाँ पर कुंभकर्ण को जगाया जाएगा, क्योंकि कुंभकर्ण सोया रहता था, उसको जगाया जाएगा। तो आप लोग भी उसी तर्ज पे सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो, अपने वायदे याद करो। मोदी जी कहते हैं कि वो केवल मुश्किल से 6 से 7 घंटे सोते हैं, बाकी फुल टाइम काम करते हैं। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश गया, ईटानगर, पिछले हफ्ते में ईटानगर में था, संडे को, मंडे को ईटानगर प्रधानमंत्री जी पहुंच गए और मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री पूरा नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। उसी दिन उन्होंने मेरे ख्याल से मेघालय का दौरा किया और उसके बाद मैं अभी पिछले मतलब इस संडे जो गया है 3-4 दिन पहले, मैं पहुंचा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो अगले दिन मंडे को प्रधानमंत्री जी का अगरतला का विजिट था। हालांकि उनकी विजिट की वजह से हमारा वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो पाया। हमारा काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रखा गया था अगरतला में, वो नहीं हो पाया। हमने केवल 10-15 लोगों के साथ मीटिंग की और अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। कई बार ऐसा हुआ है, मैं भोपाल गया 2023 के आसपास में, भोपाल गया, अगले दिन प्रधानमंत्री जी का दौरा वहाँ भोपाल में था। मैं BMHRC में प्रोग्राम कर रहा था, माननीय प्रधान। तो मैं ये तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं सोते हैं, कुंभकर्ण के साथ उनका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन सरकार सो रही है। और प्रधानमंत्री जी चूंकि अकेले सरकार नहीं है, सरकार में बहुत सारे लोग हैं। प्रधानमंत्री जी उस सरकार का सबसे बड़ा चेहरा है, नेतृत्व करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहूँगा कि आप जाग रहे तो जागने से क्या हुआ, बाकी लोग तो सो रहे हैं। आप अकेला जाग करके भी क्या करोगे, बाकी लोगों को जगाओ। ये जो अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो 8 महीने हो गए, 8वें वेतनमान आयोग की कमेटी का गठन नहीं हुआ, ये सोना है। ये तो कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, आपको तो 8 महीने हो चुके हैं। तो कुंभकर्णी नींद से जागिए और लोगों के वेलफेयर के लिए काम कीजिए। एक सवाल मंजी जी ये भी पूछना चाहूँगा कि जो अभी बदलाव किया गया OPS में, UPS में, उसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहेंगे? 2 सितंबर को नया गजट जारी किया है भारत सरकार ने UPS का। जो 19 मार्च को जो गजट आया था, उस गजट में ये व्यवस्था थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 साल से पहले नहीं लिया जा सकता है, अप्लाई ही नहीं कर सकते। अभी इस गजट में उन्होंने ये व्यवस्था की कि वॉलंटरी रिटायरमेंट जाने के लिए आप 20 साल के बाद जा सकते हैं, लेकिन उसे प्री मैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट कहा जाएगा। यानी कि 25 साल में अगर लोगे तो 50% पेंशन के हकदार होगे, और अगर 25 साल से कम और 20 साल से जितना भी ज़्यादा होगा उसमें जाओगे तो उसी अनुपात में आपको पेंशन मिलेगी। सपोज दैट अगर कोई 20 साल में जाता है तो 40%, 21 साल में जाएगा तो 42, 22 साल में जाएगा तो 44%। लेकिन अभी अधूरा आपने बदलाव किया, वो बदलाव किए ही नहीं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है उसी दिन से उसे पेंशन दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो अभी छूटी हुई है। आपने कहा हम हाथी बनाएंगे, सूंड बनाई नहीं, बिना सूंड का हाथी ले आए। बिना सूंड का हाथी देखा है किसी ने? वैसा ही UPS है। UPS में OPS का मैं मानता हूँ 70 से 80% फीचर आ गया है, लेकिन 20% जो सबसे उसकी मूल आत्मा है वो गायब है। अब ये डेड UPS है, ये UPS भी नहीं है। ना तो ये यूनिफाइड है और ना ये यूनिक है, ये उल्टी पुल्टी है। तो इसको सुधार करना होगा। जब तक जैसे संविधान है, संविधान की मूल आत्मा गायब कर दो, संविधान संशोधन कर दो, उसका कोई मायने नहीं है। वैसे ये UPS है, OPS की मूल आत्मा से अभी वो वंचित है, अभी वो उसमें रहित है। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सभी कोई भी आप संविधान संशोधन करिए, आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार क्या कर रही है, पहले मूल आत्मा को निकाला और कुएं में फेंक दिया। अब उसकी जगह पर एक प्लास्टिक की आत्मा डाल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं ये सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, लेकिन कुछ चलेगी भी नहीं, ये वाली बात कर रहे हैं वो। तो अभी यही है कि कर्मचारियों के मन में बहुत रोष है। माननीय प्रधानमंत्री जी समझिए कि लगातार 10 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं और इतना रोष रहा तो फिर कर्मचारी बोलेगा, हम थोड़ी रोक पाएंगे उसको। कर्मचारी तो बोलेगा कि फिर वोट फॉर फला फला पार्टी, वोट फॉर OPS, वोट फॉर ये, वोट फॉर वो, तो बोलेगा ही। हम कौन होते फिर रोकने वाले? इतना जो भी परेशान हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके घर का बंदा अगर कोई इतना परेशान हो जाएगा वो भी आपकी खिलाफत करेगा। हम तो कर्मचारी हैं,
हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में गर्व महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे शोषण के साथ नहीं। इन शोषण को आपको दूर करना होगा। मंजीत जी, कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे। विक्रांत जी, आदेश देने वालों ने, जिन्होंने मतलब भारत के सबसे सुप्रीम जो न्यायालय वहाँ बैठ करके जो आदेश दिया, उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि जो कंप्यूटर शिक्षक होते हैं, कंप्यूटर साइंस के जो शिक्षक होते हैं, उनके लिए बीएड भी नहीं होता। वो बिना बीएड के सिलेक्ट होकर के आते हैं और लाखों की संख्या में कंप्यूटर टीचर काम कर रहे हैं, जिनके लिए बीएड जरूरी ही नहीं है। अब जो टीईटी है वो या तो जेबीटी होना चाहिए, डाइट होना चाहिए, या बीएड होना चाहिए, या एलटी होना चाहिए, या और इस तरह की जो एजुकेशन सरकार ने अलग अलग राज्यों में बनाई है वो होनी चाहिए, जबकि कंप्यूटर शिक्षक के लिए ज़रूरी ही नहीं है। तो वो कैसे देगा टीटी? वो तो टीटी देने के लिए ही एलिजिबल नहीं है। आपने ये कैसा नियम पास कर दिया, कैसा कानून पास कर दिया, कैसा न्याय दे दिया, कैसा आदेश दे दिया कि कम से कम ये जानकारी कर लेते। अब बताओ, कंप्यूटर शिक्षकों का क्या उसमें दोष था? क्या आपने उनके ऊपर भी लाद दिया? पहले तो सरकार कानून बनाए कि उनसे बीएड करवाए, बीएड करने में 2 साल लगता है, और आपने कहा कि 2 साल के अंदर करवा लो। तो पहले तो 2 साल वो बीएड करेगा, उसके बाद देगा ना। तो पहले तो बीएड करवाओ। अब आपको एक आदेश और निकालना पड़ेगा कि हमारा जो पहले आदेश निकला था वो गलत हो गया था, दूसरा करो। अपने ही आदेश को आपको एक दिन खारिज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जो डिसीजन है उसको डबल बेंच का बदल देती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस ऊट पटांग जो आपने डिसीजन दिया है, इसको प्लीज़ इसको रिव्यू करिए, इसको हटाइए। एक मंजीत जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहूँगा कि टीटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब आप लोगों ने उसको भी अपने चार्टर में जोड़ लिया है, तो किस तरह की परेशानियां आपको दिखाई दे रही हैं? जो लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतें उन लोगों को इस मामले में आ रही है? विक्रांत जी, टीटी जब से आया है 2011-12 से, उसके बाद से सरकार ने एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया। बिना टीटी के कोई टीचर आता ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आप 2025 में सितंबर में बैठ के कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कहता है कि अब जो भी टीचर है, 25 साल पहले लगा था, 20 साल की उम्र में कोई टीचर बन के आ गया था, और अगर उसके रिटायरमेंट में 5 साल से भी ज़्यादा बाकी है तो वो पहले टीईटी दे। तो जज साहब ज़रा ये बताइए कि क्या आपसे सबसे पहले आपको परीक्षा नहीं देनी चाहिए? सबसे पहले तो आप ही परीक्षा दो एक, कि आप 10 साल से जज हो, आप पहले आप सुप्रीम कोर्ट में आए हो, तो पहले आप एक परीक्षा दो। और आप ही क्यों, सारे जज परीक्षा दें। और सारे जज ही क्यों, पहले जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने डीएम हैं, जितने सेक्रेटरी हैं, वो जब भी डिपार्टमेंट चेंज करते हैं पहले वो परीक्षा दें। उनका एक कॉमन एंट्रेंस होना चाहिए, वो पास करो, तब आप दो, तब आप उस पद पर बने रहो। बैक डेट से जब कोई गजट लागू नहीं होता है, जो 20 साल, अब सपोज दैट 20 साल पहले उसने तैयारी की किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। कंपटीशन एक अलग परंपरा पे होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया अलग फिक्स है। उसके लिए हिंदी भी पढ़ेगा, मैथ भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, बायोलॉजी भी पढ़ेगा। फिर जब वो सिलेक्शन हो जाएगा तो वो एक सब्जेक्ट का टीचर बनेगा, सब्जेक्ट का बनेगा। वो 20 साल से एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, वो उसका मास्टर है। और अब आप 20 साल के बाद कह रहे हो कि वो फिर से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, साइंस दे, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, अब वो नहीं कर सकता। और आप टीटी का जब पेपर बनाओगे तो उसका रिजल्ट कहोगे कि 1% रहेगा। इसका मतलब ये है कि 99% लोगों को फेल करके बाहर कर दो। अच्छा चलो ठीक है, बाहर हो जाएंगे। आप ये समझो कि लोग बाहर हो गए, लाओगे कहाँ से? शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? क्योंकि पढ़ाएंगे तो वही जो टीटी होंगे, और सोसाइटी में कोई टीटी है नहीं फिर, क्योंकि जो टीटी है वो ऑलरेडी टीचर है। तो 90% जो स्पेस वैक्यूम तैयार हो गया वो कैसे भरोगे? इसका मतलब ये है कि आप पूरी एजुकेशन सिस्टम को बेच देना चाहते हो। आप उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को एबोलिश करना चाहते हो, उसको पूरा ख़त्म करना चाहते हो। ये हुआ उसका मतलब। हम बैठे तो ख़त्म थोड़ी हो जाएगा ऐसे, लोग और भी तो हैं। सरकारें बदलती रहती है विक्रांत जी, और इस देश के नागरिक का ये कर्तव्य है, जब वो कोई भी सरकार रही हो। इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ गलत फैसले लिए, आपने देखा, जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया, है ना। मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ, जनता रूठ गई, आंदोलन हुए, उखाड़ के फेंक दिया। ये सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई स्थायी नहीं है। यहाँ की पब्लिक के हकों को जब भी मारा जाएगा, पब्लिक खुद खड़ी होगी। अभी तो बात मैं कह रहा हूँ, अभी हो सकता है लोगों को लगे कि मैं बायस हो सकता हूँ, पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन पब्लिक को एहसास होगा, पब्लिक उखाड़ करके फेंक देगी। हमें नहीं कहना पड़ेगा, ये तो पब्लिक के पास है। हर 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है हर नेता को, आपको भी देना पड़ेगा। हम गलत करेंगे, आपने 56J बनाया हुआ है। हम गलत करेंगे, आपने ACP बनाया हुआ है।
हम गलत करेंगे, हर साल आप इंक्रीमेंट देते हो, वो रोक लेते हो। हमारा तो पहले से बना हुआ है सिस्टम, हम उस पर पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पास होंगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें गलत तो है ही नहीं कोई कुछ। लेकिन आप ये जो अलग से शोषण करने की एक परंपरा को डेवलप करना चाह रहे हो, उसको ना कोई शिक्षक बर्दाश्त करेगा, ना कोई कर्मचारी बर्दाश्त करेगा, और ना ही ये पब्लिक का आदमी बर्दाश्त करेगा। ये लोग हैं कौन? ये शिक्षक वही तो हैं जो इस जनता के लोग हैं, छोटे मोटे परिवारों के लोग हैं, जिनका नौकरी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, वो कुछ और नहीं कर सकते। अरे मंजीत जी, आज की तारीख में अगर हमें और आपको ये कहा जाए कि दोबारा से 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे दीजिए, तो हो सकता है कि हमें उस समय जितने नंबर आए हो उतने आज ना आए। और क्यों नहीं एक ऐसा एग्जाम बना देते जो MP MLA MLC बनने के बाद एक एग्जाम हो। MP MLA बन गए, जनता ने दे दिया, फिर आप हर साल एग्जाम दो, एक वो एग्जाम होना चाहिए। वो अगर पास करते हो तो ही आपकी सदस्यता रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं करते आप? ये मतलब एक को काट दिया तो दूसरा चुप रहेगा, फिर दूसरे का गला काट दिया तो तीसरा चुप रहेगा, ऐसे करके आप सबका गला काटोगे, ये नहीं चलेगा। चलिए, तो नवंबर के आंदोलन की तैयारी आपकी तरफ से पूरी है? अगर सरकार ने उससे पहले अपने फैसले आप लोगों के सामने नहीं रखे तो पूरी तैयारी? देखिए, 1 अक्टूबर को हम सरकार तक मैसेज भेजने का काम करेंगे पूरे देश के 100 शहरों से। अभी हमने 100 शहर टारगेट किए हैं, उनसे हम सरकार को मैसेज भेजेंगे, दीज आर आवर डिमांड्स, दीज आर फॉर आवर जस्टिस। ये हमारा न्याय है, ये हमको मिलना चाहिए। और बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्र अपील के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गर्व के साथ उनसे ये मांगेंगे। अगर फिर भी आपने नहीं चेते तो 9 नवंबर को पूरे देश से लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, 10,000 की तादाद में इकट्ठे होंगे। फिर आपके खिलाफ नारे भी होंगे, आपके खिलाफ वहाँ गुब्बारे भी छुटेंगे, सब कुछ होगा जो हो सकता है। हो सकता है पुतला भी फूके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये, लेकिन ये इसको हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का केवल सीना ही 56 इंची नहीं है, अंदर जो दिल रखा है वो भी 56 इंची होगा। तो आपको उम्मीद अभी भी है कि 8वें पे कमीशन के गठन का आधिकारिक ऐलान 1 अक्टूबर से पहले हो जाएगा, हमें भरोसा है। TET पर अभी माननीय योगी जी की सरकार ने कुछ मतलब जो है पुनर्विचार के लिए याचिका डाली है, उम्मीद है कुछ आएगा, उसका नतीजा आएगा। एक और मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, हमें उम्मीद है सरकार इसमें इंटरफेयर करेगी। तीसरी बात जो हमारा है मतलब जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, उस पर भी हम चाहते हैं कि समाधान निकाले। जो 20% 25% की समस्या बची है वो पूरी करे, नहीं तो 9 नवंबर को हम दिखाएंगे कि पब्लिक संतुष्ट नहीं है। चलिए मंजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जो आह्वान कर रहे हैं उससे सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगी। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। आपको इसी तरह अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। अपना साथ दास स्वतंत्र के साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।